अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। बात का आगाज़ करेंगे पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों से। हुकूमत गरीब आवाम का ही तेल निकाल रही है। तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई तब पेट्रोल की कीमत 92 रुपये 83 पैसे थी और डीजल की कीमत 106 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर थी, जबकि इन 3 सालों में पेट्रोल अब 123 रुपये 30 पैसे जबकि डीजल 120 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर तक पहुंच गया है। इसके अलावा बात करेंगे नैब पर। नैब ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इसके अलावा नैब चेयरमैन की तकर्री के हवाले से भी बात होगी। दूसरी जानिब मरीम नवाज साहिबा ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इलेक्शन कमीशन और महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। एक जानिब कोरोना वायरस ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो दूसरी जानिब आटा, चीनी, घी, तेल, सब्जियां, गोश्त और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों से बेतहाशा इजाफा आवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है। हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। गरीब आवाम का जीना दोभर हो चुका है। इन सब पर प्रोग्राम पे बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है सीनियर एंकर पर्सन एंड सीनियर सहाफ़ी गरीदा फारूकी को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और कराची से हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़िया निगार अवैस तौहीद साहब ने। सर आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शमूलियत के लिए। गरीदा मैं आपसे बात शुरू करता हूँ। आपने तो माशाल्लाह कवर भी किया था 2014 का धरना, बड़ी मुश्किल से आप स्टेज पे पहुंची थी, बड़ी मेहनत की थी, बड़ी आपने रिपोर्टिंग की इस तब्दीली के लिए भी। अब आप कैसे देखती हैं कि ये जो महंगाई के वादे किए गए थे, जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे कि पेट्रोल 58 रुपीज़ होना चाहिए, जब हुक्मरान करप्ट होता है तो महंगाई होती है, अब क्यों महंगाई हो रही है? अब तो बड़े ईमानदार, सादिक और अमीन वज़ीर आज़म है। अच्छा, आपने उस 2014 के धरने को जोड़ दिया है आज की पाकिस्तान की जो महंगाई की सूरत हाल है, और मेरी रिपोर्टिंग से आप मुझे शर्म दिला रहे हैं या आपने तारीफ की है? मुझे पहले ये बताएं। नहीं बिल्कुल, मैं तो आपने ये किया था तो उसका अब ये सजा जो है भुगते। नहीं मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मैं जिसारत नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपने रिपोर्टिंग की और बड़ी मेहनत की उस रिपोर्टिंग के लिए। मेरा ख्याल है कि यही हम सबका जुर्म था कि जो आज हमें भुगतना पड़ा है। आप गरीब आवाम की तो बात को छोड़ ही देना। गरीब आवाम तो मेरा ख्याल है कि एलिमिनेट होने के करीब है। आपका जो मिडिल क्लास है वो भी इवेपोरेट हो रहा है, वो भी एलिमिनेट हो रहा है। आपका जो लोअर मिडिल क्लास है उसके अंदर पिसता चला जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये रिसर्च स्टडीज़ मौजूद हैं जो कि मौशरती बिहेवियर की, जो कि मौशरती जो तबकात हैं उनकी स्टडीज़ करती हैं, उनकी ये रिसर्चेस मौजूद हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मिडिल क्लास तबका है वो दबता चला जा रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इजलास पे इजलास बुला लेते हैं। पिछले 3 साल में, अब चौथे साल में माशाल्लाह ये तब्दीली जो है वो दाखिल हो गई है। लेकिन अब कहते हैं, अब जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करते हैं तो इन गुड मीनिंग, इन वेल मीनिंग वो कहते हैं जी सिर्फ महंगाई रह गया, बाकी तो हमने सारा ठीक कर दिया है। और भले लोग को ये तो सबसे बड़ा मसला है, यही गरीब आवाम का तो यही मसला है ना। एग्जैक्टली, लोगों ने आपको इसी 3-4 वादों पर लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। एक तो आप तब्दीली लेके आएंगे, यानी कि हर तबके में आप तब्दीली लेके आएंगे, सिस्टम तब्दील होगा, सिस्टम तब्दील होगा, लोगों की जिंदगियों में खुशहाली आएगी। इमरान खान साहब बताते थे, कौम को जो है आगाही देते थे कि जी आप इसलिए गरीब हैं क्योंकि आपके हुक्मरान चोर हैं, आपके बिजली के बिल इसलिए ज्यादा आ रहे हैं। आपने वो धरने का जिक्र कर ही दिया, तो जिस दिन उन्होंने, जिस रात को उन्होंने वो जलाने थे बिजली के बिल वगैरह, तो उस सवेरे को फिर मैंने जाके उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बड़े वो जो कहते हैं ना एक पुरएतमाद अंदाज में, और बड़ा उस वक्त खान साहब का जोश होता था, बड़ा जज्बा होता था, ट्रू ऑपोजिशन लीडर की तरह वो। तो वो कहते थे कि गरीदा बस आप देखें, मैं आज रात को वो करने जा रहा हूं जो महात्मा गांधी ने किया था। तो उसके बाद रात को उन्होंने वही किया कि सिविल डिसोबीडियंस कर लें, बिजली के बिल ना भरें, गैस के बिल ना भरें, टैक्सेस मत अदा करें। तो आज फिर किसके खिलाफ सिविल डिसओबीडियंस होनी चाहिए? आज बिजली के बिल क्या आवाम को नहीं जलाने चाहिए? आज गैस के बिल आप इमेजिन करें, लोग हमें समझते हैं कि शायद हम कोई बहुत बड़ा एलीट तबका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए, सहाफ़ियों तक के लिए जो है वो सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। चलिए, हम तो फिर भी आवाम की आवाज़ बनते हैं ना। हम जब आवाम के पास जाते हैं, बात करने जाते हैं, लोगों से मुलाकात होती है, ताजिर तबके के पास जब जाते हैं, सब लोग परेशान हैं। क्योंकि पहले भी आवाम जो मिडिल क्लास है, जिस तरह आपने जिक्र किया, और लोअर मिडिल क्लास, ये लोग महंगाई से तंग थे और ये सिर्फ यही चाहते हैं कि इनको 2 वक्त की रोटी सस्ती मिल जाए। अवैस तौहीद के पास जाने से पहले मैं, अगर आपने जो अभी बातें की हैं, मैं उसका आपको एक क्लिप दिखा दूं तो बात करने में और आसानी हो जाएगी। आप मज़ीद मुझे शर्मिंदा करना चाह रहे हैं? नहीं शर्मिंदा, आपको क्यों भाई? आपने तो बड़ी मेहनत की थी। अवैस भाई ये क्लिप देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, जरा क्लिप दिखाइएगा। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत
अब महंगाई के जरिए अदा करते हैं। एक नई सोच है कि इंशाल्लाह एक वो हुकूमत आए जो बजाय बैठ के अवाम का खून चूसे, पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले जाए, कर्जे ले लेके मुल्क को मकरूज कर दे, कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए अवाम पे टैक्स लगा दे। कभी बिजली महंगी, कभी गैस महंगा, कभी खादें महंगी, पैसे, पेट्रोल, डीजल, ये महंगाई चोरी हुक्मरानों की चोरी और की कीमत अवाम महंगाई से अपने खून की कीमत अदा करती है। महंगाई से, गुर्बत से, बेरोजगारी से, क्योंकि जब चीजें महंगी होनी शुरू होती हैं, ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। ओवैस तौहीद साहब, मैं एक छोटा सा कंपैरिजन आपके सामने पेश करता हूं, उसके बाद आप अपनी राय दीजिएगा। जिस तरह आपने अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की अपोजिशन दौर की तकरीर सुनी कि किस तरह वो मुआवजा कर रहे हैं, तो 2018 में आटा 20 किलो 740 रुपये का था, अब जो है 1150 का है। ऑयल 5 लीटर 900 रुपये का था, अब 1700 रुपये का है। चीनी 1 किलो 60 रुपये की थी, अब 110 रुपये की है। घी 1 लीटर 140 रुपये का था, अब 340 का है। ये मतलब महंगाई क्यों बढ़ रही है? अब तो बड़े ईमानदार हुक्मरान आ गए हैं और इन्होंने तो आवाम से इस महंगाई को कम करने का वादा किया था, क्योंकि जो साबका हुक्मरान थे वो करप्ट थे। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह सादिक अमीन है, उन पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन महंगाई क्यों बढ़ती जा रही? तौहीद साहब। नसीम, देखिए, इमरान खान साहब ने अभी तो पूरा अपने बयान में बता दिया कि महंगाई क्यों होती है और उसकी क्या क्या वजूहात होती है। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि महंगाई सस्ती हो गई है। आप खामखा में महंगाई कह रहे हैं कि महंगाई, देखे ना आप, सस्ती होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सस्ती होती जा रही है। तो अब इसमें क्या मसला होना चाहिए? कोई भी मसला नहीं है। देखिए, सीधी बात यह है कि महंगाई बढ़ने का बराह रास्त ताल्लुक होता है गवर्नेंस से, और गवर्नेंस जो है वो लड़खड़ा रही है इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत की। 4 वज़राए ख़ज़ाना, 3-4 वज़ीर इत्तलात, मतलब 5-6 चीफ सेक्रेटरी पंजाब के, IGs 5-6 तब्दील हो गए। मतलब आप देखिए कि कंटिन्यूटी नहीं है ना। तब्दीली तो यहाँ पर हो रही है कि ओहदे तब्दील हो रहे हैं, अब फला इस्तीफा दे रहा है, उसकी जगह कोई हो रहा है। तब्दीली तो क्या इसी तब्दीली का वादा किया था इमरान खान साहब ने? देखिए, मैं इन ऑल ऑनेस्टी, जो आई विल स्टार्ट ऑन अ लाइटर नोट नसीब, क्योंकि गरीदा की आपने बात की। गरीदा तो बहुत ही हार्ड वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही टैलेंटेड जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह। इनको मैंने देखा था कि इन्होंने कितनी मुश्किल से वो कवर किया था, जिसका आप बता रहे थे, क्रेन पे चढ़ी हुई थी कि शॉट अच्छा आए, और भाई है गरीदा, आप क्रेन पे थी नहीं थी। बहुत शुक्रिया ओवैस तौहीद साहब। बस आप जैसे सीनियर्स की मेहरबानी है, तो आप लोगों से हम जो है वो गाइडेंस भी लेते हैं, सीखते भी रहते हैं। लेकिन क्रेन वाला वाकई जो है ना, वो दैट वाज एन एक्सपीरियंस। तब्दीली के लिए जान जोखों में डाली, वो रिपोर्टिंग की तब्दीली की लहर थी। नसीम, अब इतनी मुश्किल से जान जोखों से तब्दीली आई थी। मीडिया इस तब्दीली के जिम्मेदार है, लेकिन मीडिया का भाषा देख लीजिए, नज़ला मीडिया पे गिरा। डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहे थे। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब से हमारी तवक्कुआत बहुत थी, और अभी भी बहुत इनके जो चाहने वालों की तवक्कुआत लगी हुई है। तवक्कुआत में उन्होंने पहाड़ खड़ा कर दिया था, और उसी पहाड़ के दबाव में ये फंस गए हैं। सुबह से लेकर रात तक ये एहतसाब का नारा लगाते रहे इनके वज़रा, मुशीरान। जब आप देखिए कि आपके करीब जो लोग हैं वो अपनी वजारतें छोड़ के और एहतसाब की बात कर रहे हैं, आप चोरी की बात कर रहे हैं कि जरदारी कंपनी चोरी करती है, लुटेरे हैं, डाकू हैं, शरीफ फैमिली जो है वो उसने सारे लूट मार कर दी, तो फिर वजारतें कौन चलाएगा? अब आप देख लीजिए कि डॉक्टर इशरत हुसैन साहब इतने काबिल आदमी थे, उनको इस उम्र के अंदर उन्होंने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के लिए लगाया था। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म 3 साल के बाद वहीं पड़ी है। पुलिस रिफॉर्म्स और लोकल बॉडीज की रिफॉर्म, ये इनका मंशूर का अहम जुज़ थी इमरान खान साहब की। ये मिसालें देते थे कि
हमारे पास पुलिस रिफॉर्म में नासिर दुरानी साहब पोस्टर बॉय है, तो वो 2-4 महीने में ही रिजाइन कर गए पंजाब से। दूसरा, इन्होंने लोकल बॉडीज की रिफॉर्म नहीं की। जो पंजाब के अंदर लोकल बॉडी सिस्टम था वो भी खत्म हो गया। कहने का मकसद है, जब आप समझौतों और मजबूरियों के तहत अपनी सियासत आगे चलेंगे, गैर रिवायती सियासत खत्म करेंगे और रिवायती सियासत जो है वही करेंगे जो पुरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग करते थे, तो फिर जाहिर बात है कि लोग आपसे पूछने में हक बजानिब हैं कि दवाओं की, मुर्गी के गोश्त की। ये कैसा जवाब है शौकत तरीन साहब का कि चूंकि हमने वर्ल्ड बैंक से मुआहिदा किया है तो इस वजह से महंगाई बढ़ रही है और पूरी दुनिया में बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ेगी? भाई हम तो आपसे पूछेंगे, अवाम आपसे पूछेगी कि आपने 3 सालों के अंदर महंगाई अगर आपने बढ़ाई है तो उसकी वजूहात आप बताइए और आप आगे क्या इस्लाहात कर रहे हैं। तो हमें इस्लाहात भी नहीं पता चल रही। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हम इख्तिदार की या सियासत की समझौतों की भूल भुलैयों में गुम है। नसीम साहब, चलें इन भूल भुलैयों को पे एक वक्फा ले लेते हैं। वक्फे के बाद फिर मैं गरीदा से सवाल करूंगा कि भाई ये बताएं जो वादे उन्होंने किए थे और क्या उसमें मेन प्रॉब्लम जो है वो गवर्नेंस की प्रॉब्लम आ रही है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। गरीदा, जिस तरह आपने कहा कि ये 4 वादे उन्होंने किए थे, गवर्नेंस के थे, तब्दीली के थे, महंगाई को कम करने के थे, करप्शन के, कोई वादा नहीं पूरा कर सके। आप देखें करप्शन के जितने बड़े इल्ज़ाम लगे वो मीडिया पे ज़्यादा नज़र आए। अदालतों से तो अभी तक जो फैसले हो रहे हैं, लोगों की ज़मानतें हो रही, तो जब ये करप्शन पे कुछ नहीं कर सके, जो माफियाज़ का जिक्र करते थे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वो माफियाज़ भी सरगर्म अमल है, महंगाई भी बड़ी, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम सबसे बड़ा गवर्नेंस का आ रहा है। अब जो आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जी 3-4 बड़े बड़े आपके दावे थे, जिसका निचोड़ यही निकलता है कि जी तब्दीली आपने लेके आनी है, यानी कि पूरे का पूरा सिस्टम इमरान खान साहब ने कहा था मैं ओवरहॉल कर दूंगा और 90 दिन में कर दूंगा। सो मच सो के चले हमने आपको 100 दिन भी दे दिए। 100 दिन के अंदर भी आपको याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी कोई काबिल जिक्र, कोई काबिल फख्र नहीं थी। अभी 3 साल की कारकर्दगी जब मुकम्मल हुई है तो जिना कन्वेंशन सेंटर में जो किया गया एक 3 साल का, आप भी थी, मैं भी था वहाँ पे। जी बिल्कुल, उसमें कुछ नहीं था आपके पास दिखाने के लिए। कोई बहुत बड़ा आपने ना तो कोई मेगा डेवलपमेंट का मंसूबा पंजाब में बता दें, मेगा डेवलपमेंट का एक भी मंसूबा आपका पंजाब में, सबसे बड़ा सूबा है आपके पास, पहली बार आपको वहां पर हुकूमत मिली है, आपको तो उठा के कहते हैं ना पंजाबी पे फट्टे चुक देने चाहिए सर कि जी आप दिखाते कि जी शहबाज शरीफ तो इन्होंने तो अवाम के फट्टे चुक दिए। इन्होंने तो पता नहीं अवाम के साथ क्या क्या कुछ कर दिया। बट द पॉइंट इज कि आज ही आपने महंगाई का जिक्र छड़ा हुआ है, तो एक तो वज़ीर आज़म साहब ने इजलास किया है। अच्छा, इजलास पे इजलास महंगाई का हल नहीं है। महंगाई के लिए प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, प्राइस कंट्रोल कमेटियां, आपका जो मजिस्ट्रेसी निज़ाम है पंजाब में, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में प्राइस कंट्रोल कमेटियां, इस्लामाबाद तक को आपको ले लें, इस्लामाबाद के करीबी रावलपिंडी पंजाब महंगाई का इजलास खत्म हुआ तो 15 रुपए किलो घी महंगा हो गया। तो खुद वज़ीर आज़म साहब फिर नोटिस ना लिया करें, मेहरबानी किया करें, अवाम पे नोटिस प्लीज ना लिया करें किसी भी चीज़ का। महंगाई बढ़, अब आप देखें एशियन डेवलपमेंट बैंक की आज रिपोर्ट आई है, दैट इज सच अ डैमिंग रिपोर्ट, जो कि कहती है कि आपके साउथ एशिया में 7 कंट्रीज हैं, उनमें से पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो आपकी 4% पर रहेगी, जबकि गवर्नमेंट तो कहती है कि जी हम 5% को टच करेंगे। एडीबी कहता है कि नहीं जी आपकी 4% रहेगी। यहां तक कि नेपाल आपसे कई गुना छोटा मुल्क है, कई गुना छोटी आबादी है, उसकी जो जीडीपी है वो आपसे प्रोजेक्शन ज्यादा है, 4.1% उसकी प्रोजेक्शन है। बांग्लादेश की आपसे ज्यादा है, 7 को टच कर रही है प्रोजेक्शन एडीबी के मुताबिक, 6.8। भारत की आपसे ज्यादा है, 7.5 पे वो प्रोजेक्शन है। सबसे ज्यादा मालदीव्स आपके इलाके का ही मुल्क है ना, इसी खित्ते का। अब 7 मुल्क हैं इस साउथ एशिया की रीजन में, उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 5वें नंबर पे, आपसे नीचे सिर्फ 2 मुल्क हैं, एक भूटान और एक दूसरा मुल्क जो है। सो आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? और महंगाई आपकी सबसे ज्यादा है साउथ एशिया में, ये एडीबी आपको कह रही है। अब हुकूमत जो इसका एक लॉजिक दे रही है कि जी दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, खित्ते में खासतौर पे कंपैरिजन करते हैं कि जी भारत में देख लें पेट्रोल की प्राइसेस, फलां जगह देख लें पेट्रोल की प्राइसेस, वो सारा कुछ आज एडीबी की रिपोर्ट ने खोल के रख दिया। शौकत तरीन साहब इंटरव्यूज दे रहे थे, उन्होंने खुद एडमिट किया कि जी कोई आपकी आमदनी नहीं बढ़ी, महंगाई आप, उन्होंने एडमिट कर लिया, आपके वजीर खजाना है। जब गवर्नमेंट का बयानिया होता है कि जी महंगाई बढ़ी है तो आपकी फीकस आमदनी भी बढ़ी है, वजीर खजाना साहब कहते हैं कोई फीकस आमदनी नहीं बढ़ी। वजीर खजाना साहब ने जो है वो एक नई जो है सुना है कि पॉलिसी ला रहे हैं, जिसके तहत वो कह रहे हैं कि जी हम इकोनॉमी को जरा कूल डाउन करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हीटअप हो गया, हम ऐसे मेजर्स लेके आते हैं, और खासतौर पर पेट्रोल की प्राइसेस। अब
आपका पहले दिन से ही आपकी पॉलिसी फॉल्टी थी, आपको आईएमएफ के पास जाना चाहिए था, क्योंकि अगर आपकी मईशत की हालत इतनी ख़राब थी, आपने जो एक कहना चाहिए ना कि ज़बानी कलामी खुददारी के और फलाने और हमीयत के और गैरत के जो नारेबाजी आपने कर रखी थी, जिसका आपने स्टैंडर्ड खुद ही यहाँ तक पहुँचा रखा था, उससे नीचे आना भी बहुत मसला था। तो भाई आप जब गवर्नमेंट में आते हैं तो आपको लग पता जाता है कि अपोजिशन में होते हुए बातें करना, नारेबाजी करना बड़ा आसान होता है। जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आपको लग पता जाता है कि आपकी मजबूरियाँ क्या होती हैं, आपकी मसलहतें क्या होती हैं, आपके पाँव कहाँ कहाँ जंजीरों में जकड़े हैं, आपके हाथ कहाँ कहाँ रस्सियों से बहुत सही कहा आपने कि अपोजिशन में नारे लगाना बहुत आसान है। और वैसे तो ऐसा फिर मैं एक छोटा सा जो है ट्वीट जो है अपना अपोजिशन लीडर उस वक्त के इमरान खान साहब का आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि पेट्रोल शुड बी सोल्ड एट ₹58 per liter as demands. Absolutely shameful how the government has dropped a petrol bomb on the poor nation at the start of 2018. फिर 2018 में इनकी गवर्नमेंट आ जाती है. Instead of understanding tax reforms and cracking down on money laundering, the government continues to burden the masses, this time with a bigger increase in petroleum product prices. इतने बड़े बड़े दावे, इतनी बड़ी बड़ी बातें, आज अब 3 साल गुजर चुके हैं. जिस तरह गरीदा ने कहा कि गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, मईशत जो है हमारी बढ़ नहीं रही है, फीकस आमदनी बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो अब तो 1.5 साल रह गया, उसके बाद तो इलेक्शन आ जाएगा. तो इलेक्शन में किस नारे के साथ पीटीआई जाएगी? जी अवैस भाई. देखिए नसीम, ये तो सबसे बड़ी बात ये कि जो एहतसाब का नारा था खुद इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, उसमें नाकामी हुई. और उससे जो है जाहिर बात है कि जब नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब या मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब अगर सब बाहर हैं और कोई भी जेल में नहीं है, और नैब के जितने भी मुकदमात बनाए हैं अगर उनके ऊपर जग हजाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि फिर एक नाकामी है. और हर नाकामी को वो वोट इरोजन में तब्दील होती है, यानी कि जो वोट बैंक है वो इरोड होता है और उसमें जंग लगता है. इसी वजह से अगर आप देखें कि जब महंगाई की बात हो रही होती है, दूसरे इश्यूज सर उठा रहे होते हैं, तो फिर ये एहतसाब की बात कर रहे होते हैं कि आज 30 दिन के अंदर ये फैसला होना चाहिए, ये 25 रोज में फैसला होना चाहिए. लेकिन नसीम, जो ईमान की बात है वो ये कि कोई खजाना भी छोड़ के नहीं गए थे, कोई इस्लाहात ऐसी छोड़ के नहीं गए थे नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, कि जिसकी बुनियाद पे एक बहुत ही मजबूत मईशत का किला बन जाए. हाँ, ये जरूर है कि जो फिक्र की बात है वो ये कि डॉलर की जो परवाज जो वेलकम बैक. ब्रेक से पहले हम गरीदा से बात करते हैं. आप बता रही थी कि ये मुर्गियों की आप कुछ बताना चाह रही थी. ये वैसे एक इकोनॉमी का एक बड़ा ज़बरदस्त मैं कहना चाहूँगी कि सेगमेंट है जो कि अफ्रीका में बहुत कामयाब हुआ था. अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ मसला यह है कि वो जो भी बात करते हैं वो उनके लिए अक्सर और बेशतर तंज़ो मिज़ाज का बाइस बन जाती है. वरना ये जो आपकी रूरल इकोनॉमी होती है ना, उसका एक अहम कंपोनेंट है कि जहाँ पे लोग मवेशी पालते हैं, मुर्गियाँ पालते हैं, उससे फ़ायदा हासिल करते हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली a concept, a projected concept, एक कामयाब कॉन्सेप्ट है ये खासतौर पे अफ्रीका में. लेकिन मसला वहाँ पे आ जाता है जब आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं अर्बन एरियाज में भी और इकोनॉमी के एक बड़े मास लेवल पे. ये रूरल इकोनॉमी का, छोटी इकोनॉमी का हिस्सा तो है, माइक्रो इकोनॉमी का, हाँ, लेकिन ये आपकी मैक्रो इकोनॉमी को या आपकी मुल्क की मईशत को डिफाइन नहीं कर सकता. तो वज़ीर आज़म जब इसको प्रोजेक्शन करते हैं ना बड़ी बड़ी तकारीब में या बड़े बड़े अहम फोरम्स पे, तो तब फिर इसका मजाक बनता है. सो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि जो नौकरियां प्रोवाइड करनी है, 3 साल गुजर चुके हैं. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाकी रह गए 2 साल. इस 2 साल में से भी जो आखिरी 1 साल होता है वो तो कैंपेन का हो गया, इलेक्शन कैंपेन का होता है. एमएनएज एमपीएस ने अपने हलकों में जाना है, वोट मांगना है. अब वहां पर जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट के लोग
किस मुंह से वोट मांगेंगे? शेख रशीद साहब तक आपके जो है एडमिट करते हैं कि जी मैं लोगों के पास जाता हूं, वो गैस बिजली के बिल लेके मेरे पास आते हैं। अब कैंटोनमेंट के इलेक्शंस में आपने एक हल्का सा ट्रेलर देखा है, हल्की सी झलक आपने देखी है। ठीक है, आपको पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा सीटें मिली है, लेकिन पंजाब का हाल देखें आप, खासतौर पर सेंट्रल पंजाब में। जबकि पंजाब में नून लीग ने कोई कैंपेन नहीं चलाई, उनकी अपनी आपस की जो प्रॉब्लम चल रही है। कैंपेन तो उन्होंने चलाई है, क्योंकि ये छोटे लेवल की होती है, वार्ड के लेवल की होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, तो उसकी कैंपेन इतना ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन कैंपेन काफी नून लीग ने अपनी चलाई है वार्ड्स के अंदर। बट आपको एक हल्की सी झलक वहां नजर आई है कि बावजूद इसके आपके तमाम तर बयानिए, हुकूमती और मीडिया पर बयानिए कि जी फिनिश हो गई, खत्म हो गई नून लीग, बयानिया लीन हो गई, शीन हो गई। एग्जैक्टली। और ये देखें, ये नवाज शरीफ की ताकत बाहर बैठ के उसके वोट की ताकत अभी भी यहाँ पर मौजूद है। सो दैट मीन्स कि ये रियलिटी है, आपको इसको पॉलिटिकल और इलेक्टोरल रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। अब अगर 2023 तक नवाज शरीफ वापस आते हैं कि नहीं आते, सिचुएशन क्या बनती है, खुद तो वो लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते इलेक्शन, बट द पॉइंट इज कि उनका वोट बैंक अभी इंटैक्ट है। यही वजह है कि वजीर आजम साहब ने एडमिट किया आज, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल पंजाब में बड़ा सख्त मुकाबला होगा। तो ये एडमिशन भी आपका आना आपकी फेलियर की निशानदेही है। चले पंजाब से हम सिंध चलते हैं। अवैस भाई ये बताइएगा कि आज कराची में बारिशें हुई और वो शाराए फैसल का हम नज़ारा देख रहे थे, बाकी इलाकों का भी यही हाल था। तो पीपल्स पार्टी भी बहुत बड़े बड़े दावे करती है और आपने देखा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो अपने वफाक के ऊपर बहुत अटैक करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बहुत अटैक करते हैं, लेकिन सिंध में 13 साल से उनकी हुकूमत है, वहां पे उन्होंने क्या बेनिफिट्स दिए और कराची वालों को किस बात की सजा दे रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ अगर आप कराची पे बात ले आए, अगर उससे पहले इजाजत दें तो जो आपका पहला टॉपिक था, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जरूरत है इस वक्त जो एक सियासी दर्जे हरारत है उसको कंट्रोल, उसको कूल डाउन करने की। और वो माहौल ही नहीं है जिसके अंदर आप कानून साजी हो, वो माहौल ही नहीं है जिसके अंदर इंतखाबी इस्लाहात हो। यानी कि अपोजिशन जो है वो कहती है कि ये स्टोलन मैंडेट है इमरान खान साहब की हुकूमत का। इमरान खान साहब की हुकूमत कहते हैं ये चोर डाकू लुटेरे हैं, इनसे बात नहीं हो सकती। तो अगर आप 20 मिलियन के वोट बैंक को निगेट करेंगे और उनके पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को निगेट करेंगे और इसी तरह अपोजिशन अगर हुकूमत को नहीं मानेगी, तो फिर आप ये बताइए कि जो अवाम ने इनको वोट दिए हैं पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी करें, तो कैसे कानून साजी होगी? फिर तो यही होगा कि जी आप अपनी मनमानी करेंगे, आप कानून बनाएंगे, दूसरे मानेंगे नहीं। तो उसको अगर लेते हुए आप आगे समझे तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जिस तरह एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर रही है मगरबी बॉर्डर पे, उसमें अगर आप देखें तो सियासी अदम इस्तेहकाम बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप। जिस तरह दाइश का खतरा है, जिस तरह TTP का अभी तक खतरा मौजूद है, जिस तरह अभी देखिए गैर यकीनी की सूरत हाल है, जिस तरह इंटरनेशनल एक कंस्पिरेसीज आप पे उसका पूरा जाल आप पे देख रहे हैं। न्यूजीलैंड का देख लिया नसीम कि किस तरीके से वो गए हैं। इंग्लैंड कहता है कि जी बोरिस जॉनसन कहता है कि मुझे पता ही नहीं था। बताइए, हैरत नहीं होगी आपको कि ISIS को नहीं पता था, यहाँ के हाई कमिश्नर को नहीं पता था कि कैंसिल कर रही? कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्लानिंग है और उस प्लानिंग को आप काउंटर करने के लिए अपना सियासी हाउस इन ऑर्डर करेंगे और सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसको खत्म करेंगे। एक तो नून लीग का वोट बैंक इंटैक्ट है, उसकी रियलिटी को बिल्कुल मानना चाहिए और मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी एक सामने एक तल्ख हकीकत तो है नून लीग का जो वोट बैंक इंटैक्ट है। दूसरी बात, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अब वो नजरियाती पार्टी नहीं है। नसीम साहब अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सीट एडजस्टमेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो अलायंसेस करते हैं, तो वो ये एक पार्टी इलेक्टेबल्स की बनती जा रही है। हालांकि अभी भी पार्टी में जान है और इस पार्टी के अंदर कराची का जो सवाल था, कराची की ओनरशिप ली नहीं है। अभी मुर्तजा वहाब साहब को रखा है, लेकिन उनके पास कितने अरब रुपए हैं सही करने के लिए? जादू की छड़ी तो हो नहीं सकती क्योंकि बिगाड़ बहुत हो गया है। यानी कि 40% जो लोग हैं वो कच्ची आबादियों के अंदर रहते हैं और वो भी गैर कानूनी तौर पे बनी हुई थी और उसके बाद फिर मसाजिद कोने पे बना देते हैं, उसके बाद फिर कब्जा माफिया आ जाता है, फिर पॉलिटिकल माफिया जो है वो उनके ID कार्ड बनाता है। ये तो हमारी आंखों के सामने बिगाड़ हुआ जो हम लालखाना से आए यहाँ पे कराची के अंदर कि गवर्नर हाउस के सामने उस वक्त भी पानी खड़ा होता था और आज जब बारिश होगी गवर्नर हाउस पे आई चंडीगढ़ रोड पे, वहां अब भी पानी खड़ा होगा। कितनी बदकिस्मती की बात है। ये 60s और 70s की तस्वीर नहीं देखते। ट्रामवे चलती थी, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है, लो हाउसिंग स्कीम नहीं है,
14 सीटें तहरीक इंसाफ को दी हैं। पाकिस्तान बिल्कुल अवैस तौहीद साहब, आपने सही कहा कि कराची को ऑन नहीं करते, उनको 14 सीटें वहाँ पे मिली। गरीदा, आप कैसे देखती हैं कि कराची ने तो बिल्कुल एक जो है वो यू टर्न लिया और पीटीआई को जो है वहाँ पे वोट दिए, उनको सीटें मिली, लेकिन कराची को पीटीआई ने किया दिया और सिंध गवर्नमेंट ने भी किया दिया, पीपी ने भी किया दिया। असल तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। बिल्कुल, देखिए सवाल तो किया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत से, बिकॉज पिछले कई सालों से वहाँ पर जो है वो हुक्मरान जमात हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी बहुत से एक्सक्यूजेस हैं ये सब कुछ देने के लिए। वो कहते हैं जी हमसे पहले एमक्यूएम वाले यहाँ के जो है वो अन्नदाता थे, उन्होंने यहाँ पर काम नहीं किया, हमें आप मौका दें। लेकिन सूबाई हुकूमत तो हमेशा पीपी की रही है। सवाल तो हमेशा सूबाई हुकूमत से होगा, एमक्यूएम से। देखिए कराची का सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि कराची को किसी ने ओन नहीं किया। मैंने इस्तेमाल सबने किया, कराची को ओन किसी ने नहीं किया। मैं 8-9 साल वहां पर रही और उस दौर में कि जो एमक्यूएम की पीक का दौर था, लेकिन उसके बावजूद कराची की जो हालत रही वो सबके सामने है। अब ये इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतना बेहतरीन शहर है आपका, पूरे मुल्क की आपकी मईशत को संभालता है। आपका जो रेवेन्यू है सबसे ज्यादा चंक आपका कराची जनरेट करता है, जो कि इक्विवेलेंट है आपके पूरे पंजाब के रेवेन्यू से, बल्कि उससे भी ज्यादा आपका रेवेन्यू सिर्फ कराची एक शहर आपका जनरेट करके देता है। ये वही बात है जो हम कह रहे हैं, कराची को इस्तेमाल सभी करते हैं लेकिन उसको ओन कोई नहीं करता। मसला सिर्फ क्या है, मसला आपके काम ना करने का है। बरसाती नालों की सफाई, अब मुझे ये बताएं, अभी थोड़ी देर पहले एक पीपल्स पार्टी के बड़े अहम बंदे हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी, बड़े हमारे मुअज़्ज़िज़ दोस्त हैं। वो कहते हैं जी एनडीएमए ने पिछली बारिश हुई थी जिम्मेदारी ली थी। भाई एनडीएमए का ये काम नहीं है, ये काम सूबाई हुकूमत का है। एनडीएमए को तब इन्वॉल्व किया था प्राइम मिनिस्टर ने जब कराची में सैलाब आ गया था, अर्बन फ्लडिंग पिछली बारिश में हो गई थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के लिए सबसे जो सोर पॉइंट है वो गवर्नेंस कर रहा है, जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भी है। आपको याद होगा जब गवर्नमेंट थी 2008 से लेके 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो 2 इल्जामात करप्शन के और बैड गवर्नेंस के, जिसकी बुनियाद पे फिर नून लीग अपना बयानिया सामने लेके 2013 में उनको एग्जैक्टली कि हम गवर्नेंस ठीक करेंगे और दहशतगर्दी एक बड़ा चैलेंज था। करप्शन के खिलाफ बयानिया, फिर नून लीग को इस पर वोट पड़े थे, जो एग्जैक्टली वोट फिर नून लीग के खिलाफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इसी बयानिए पे 2018 में भी पड़े थे। सो पीटीआई के साथ ये प्रॉब्लम है, और अगर वो कहीं काम करते भी हैं तो उसकी वो प्रोजेक्शन नहीं कर पाते मीडिया पर उस तरह से। बिलावल भुट्टो जरदारी से इस कौम को उम्मीद रखनी चाहिए। वो यंग ब्लड हैं, उनके अंदर विजन है, उनके अंदर सोच है, लेकिन उनका सामना अगेन फिर वही एक बड़े रॉटन सिस्टम के साथ है। बट ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, बिलावल भुट्टो को इसी के अंदर से काम करके दिखाना पड़ेगा। उनके नाना जुल्फिकार भुट्टो ने भी इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए काम किया, अवाम उनसे खुश थे। उनकी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो ने भी इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए काम किया, अवाम उनसे खुश थे। सो बिलावल भुट्टो को अपने आप को एक नया लीडर साबित करना पड़ेगा, जो कि यंग ब्लड है, जो कि एक नई उम्मीद है, एक री इमर्जिंग होप है पाकिस्तान के लिए। बट उससे पहले जो कराची समेत पूरे सिंध में बैड गवर्नेंस के मसाइल है। कराची अब एतराज़ करते हैं लोग, कराची वाले खासतौर पे पीपल्स पार्टी के, जी आपको इस्लामाबाद डूबता नजर नहीं आता, आपको लाहौर डूबता नजर नहीं आता, आप कैमरे लेके वहां नहीं पहुंचते। भाई इस्लामाबाद का सवाल हम इस्लामाबाद की हुकूमत से करेंगे, लाहौर का सवाल लाहौर की हुकूमत से करेंगे, कराची का जवाब तो कराची का सवाल हम अवैस तौहीद साहब से करेंगे। हम तो दिखाते हैं जब इस्लामाबाद डूबता है, आपने देखा कि E11 में जो हुआ वो हमने दिखाया, लाहौर को हम दिखाते हैं। जब कराची की बारी आएगी तो कराची को दिखाएंगे। जैसे अभी गरीदा ने कहा कि विजन है बिलावल भुट्टो के साथ, लेकिन 3 साल में वो विजन सिंध में हमें कहीं नजर नहीं आया। आपको नजर आया अवैस तौहीद साहब? नहीं, देखिए बहुत बिगाड़ तो बहुत हुआ है, और जाहिर है सेहत के शोबे में इन्होंने हॉस्पिटल वगैरह अच्छे बनाए हैं, कुछ जगहों पे रोड्स अच्छे बनाए हैं, लेकिन जो तालीम का शोबा है वो बहुत ही जनरेट हुआ। खुद यहाँ से पढ़े हैं, हमारी जनरेशन यहाँ से पढ़ी हैं स्टूडेंट से, लेकिन वो हम देखते हैं कि तालीम का मेयार बहुत गोस्ट स्कूल इतने थे माजी के अंदर। फिर आप देखिए कि काम करने का जो तरीका है वो ही उल्टे पांव पे खड़ा है, यानी कि कितने सालों से आप 13 साल से यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं मुस्तकिल, और अभी भी आप जवाब दे नहीं होंगे तो किससे जवाब देना होगा। बात यह है कि यहाँ पर एक मुतबादिल ऐसे होना चाहिए प्रेशर ग्रुप जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्रेशर डाले कि जी आपने ये काम डिलीवर करना है। कराची की बात हो रही है, नसीम आप बताइए ना, एमकेएम जो है वो कहती है कि हमें फंड नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट कहती है ये काम सूबाई हुकूमत का है, सूबाई हुकूमत कहती है कि ये जो काम है एमकेएम का है, तो बीच में पिसा कौन?
बीच में पिछले 2-2.5 करोड़ जो आबादी है, अगर उस शहर की आबादी का तयन ही गलत आप कर रहे हैं कि अगर 2.5-3 करोड़ की आबादी है और उसको 1.25 करोड़ आप बता रहे हैं, 1 करोड़ 60 लाख। वैसे तो साहब बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि अगर मर्दमशुमारी ही गलत होगी तो आप लोगों को बेनिफिट कैसे देंगे। मेरे पास टाइम की कमी है। गरीजा फारूकी, आपकी शमूलियत का बहुत शुक्रिया। अवैस तौहीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि दोनों पार्टिसिपेंट्स का ये कहना था कि आवाम का असल मसला महंगाई है। जो गरीब लोग हैं उन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए, उन्हें ये बड़ी बड़ी फिगर्स, ये GDP, ये चीज़ें उनको समझ नहीं आती हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो वादे वफाइफ किए गए थे आवाम के साथ इलेक्शन के नारों में, उनको पूरा करें, क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया। इलेक्शन सर पे आ जाएंगे और वहाँ पे आप क्या अपना बयानिया लेके आवाम के पास जाएंगे। दूसरी तरफ अगर कराची को लिया जाए तो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सिर्फ कराची नहीं है, पूरा सिंध उनकी वो जिम्मेदार है, क्योंकि पिछले 13 साल से वो कराची में हुकूमत कर रहे हैं। तो खुदारा सिंध की आवाम को या कराची की आवाम को कुछ तो रिलीफ दें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।